Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम सोशल साइंस पे जो आपके टॉप 500 क्वेश्चन है वो कवर करने लग रहे हैं और ये आपके चैप्टर वाइज हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे मैं थ्योरी भी करा देता हूँ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने कल तो जो चैप्टर 1 था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसकी पूरी थ्योरी करा दी, उसमें कुछ बचा ही नहीं है अब, तो उसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें एमसीक्यूज उसके अभी हमने काफ़ी कुछ कर लिए थे, अभी हम थोड़े और एमसीक्यूज उस चैप्टर के करेंगे, देन इसके बाद हम बढ़ेंगे अपना यूरोप में जो आपका सोशलिज्म हुआ, ठीक है ना। यूरोप का सोशलिज्म और आपका यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन, इन दोनों की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। इनके ऊपर भी मैंने इस वाले लेक्चर में एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, तो इस पर भी आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई होप आपने कल वाली क्लास देख ली होगी, अच्छी भी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आपका अभी तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं वो कवर करते हैं फटाफट से, ठीक है। और उसके बाद में चलेंगे अपना जो रशिया है और फिर कैसे यूरोप में आगे की कहानी चली, उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे तुरंत की तुरंत, ठीक है ना। तो बस शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें करनी नहीं है, टाइम ना आपके पास में है ना मेरे पास में है, ठीक है। ये मैंने आपको 26 क्वेश्चन एक होमवर्क करने को दिया था और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने उसका गलत आंसर कमेंट किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये था आपके सामने 26 क्वेश्चन, और इसका आंसर जिन लोगों ने ये इलेक्टेड डायरेक्टली दिया है ना, उनको तो खुद उल्टा लटक जाना चाहिए और आपको झूल जाना है उल्टा लटक के। आई बात समझ में भाई? क्या पूछ रहा है वो, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 द नेशनल असेंबली वॉज टू बी, यानी कि जो नेशनल असेंबली आपकी बनी थी वो कैसे इलेक्ट की गई थी। पहले आपके उसमें क्या थे, पैसिव इलेक्टर्स थे, पैसिव सिटीजन थे, देन आपका यहाँ पे कुछ एक्टिव सिटीजन थे। ये एक्टिव सिटीजन आपके इलेक्टर्स को वोट कर रहे थे, देन ये इलेक्टर फिर जाकर के कहीं ना कहीं आपकी किसको, ये जो नेशनल असेंबली थी उसको फॉर्म कर रहे थे। तो क्या ये डायरेक्ट आपका इलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो ये इलेक्शन कैसा है, इनडायरेक्ट है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई, इतना ज़्यादा मैंने कल आपका लेक्चर लिया, बिल्कुल उल्टे अभी के अभी लटक जाओ, आई बात समझ में। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेस्टल स्टॉर्मिंग, यानी कि ये जो आपका बेस्टल, अब पता है ना क्या था, बेस्टल जेल थी। इसमें बेस्टल जेल के ऊपर जो आपका बेसिकली हमला किया गया था उसके बारे में क्या ट्रू है। पहला, इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस, तो ये बात तो करेक्ट है। इट रिप्रेजेंटेड डेस्पोटिक पावर्स, सही बात है भाई। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टल, सही बात है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस्टल के बारे में कौन सी बात करेक्ट है आपकी, ये फोर्ट्रेस प्रिजन था, देन इसमें डेस्पोटिक पावर ये रिप्रेजेंट करता था किंग की, और फिर यहाँ पे जो फ्रेंच के कॉमन पीपल थे वो हेट किया करते थे बेस्टल से। अरे बात समझ में तो आ गई होगी। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो मैं आपका जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कराता जाऊंगा। देखो, व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टल टेक प्लेस, यहाँ पे जो आपका बेस्टल है वो कब यहाँ पे गिर गया। मैंने आपको बताया था ना, इसे बाद में तोड़ दिया गया और इसके जो अवशेष थे वो लोग अपने घर पे लेके गए, ठीक है। तो इसको अगेन कब तोड़ा गया था, 14 जुलाई 1789, ठीक है। 20 को कुछ नहीं हुआ, 4 अगस्त 1789 को तो आपका जो टिथ हुआ करता था उसे हटाया गया था, एबॉलिशमेंट किया गया था। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो 29, इसका आंसर बताओ। सबको ना अब आंसर देने हैं सारे के सारे क्वेश्चन की, पूरी थ्योरी कवर करा चुका हूँ, किसी ने गलत आंसर दिया और तो पता है ना, उल्टा लटकाना बिल्कुल नेसेसरी है। विच स्टेट, अब देखो उल्टा लटकाने के पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है। जब ब्लड आपका सर्कुलेशन बढ़ता है माइंड में तो थोड़ी सी चीज़ें याद आती हैं ना, नसें खुल जाती हैं। तो विच स्टेट इन फ्रांस वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, कौन से स्टेट को टैक्स नहीं देने पड़ते थे पहले और दूसरे को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 30th देखो, व्हाट वाज द टिथ, टिथ क्या होता था, इसका आंसर भी बता दो फटाफट से। ये आपका जो चर्च टैक्स लिया करता था उसे क्या बोलते थे, टिथ बोलते थे, और जो स्टेट लेता था उसे क्या बोलते थे, टेल बोलते थे, ठीक है। तो चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 क्वेश्चन देखो, विच यूनिट ऑफ करेंसी वॉज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 1794। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका क्या बोला जा रहा है, कि जो आपका कौन सी करेंसी थी जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1794 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। जो लीवर मैंने आपको बताया था ना, करेंसी हुआ करती थी फ्रांस की, यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया कौन से ईयर में, 1794 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट वाले जो भी टैक्स देते थे उसे क्या बोला जाता था, टेले बोल जाता था, ठीक है। फ्यूडल का और टिथ का मतलब एक ही था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब यार ये क्वेश्चन बड़े लल्लू पंजू से आ रहे हैं। अब बताओ, किंग ऑफ फ्रांस कौन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, लुई 16 था, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंग्लिश मैन हु ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस, अरे यार देखो,
ये बढ़िया क्वेश्चन है। एन इंग्लिश मैन हु ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स 1787 टू 89 एंड रॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नीज वॉज। तो जब आपका ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, यानी कि उसके बाद में ये 1787 से 89 तक एक इंग्लिश मैन ने फ्रांस में ट्रैवल किया और अपनी जर्नी के बारे में उसको लिखा। तो वो कौन सा आपका ट्रैवलर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर यंग। कौन था वो? आर्थर यंग था। क्लियर है इसकी थ्योरी? अब जो लोग अगर पहली बार आ रहे हो ना, जाके पिछली वाली क्लास देख के आओ, वहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी कराई थी। विच वॉज द पॉलिटिकल बॉडी वेयर द 3 स्टेट्स यूज टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। आपके अब कौन सी पॉलिटिकल बॉडी थी? अगेन यार ये लल्लू पंजू क्वेश्चन है। स्टेट जनरल हुआ करता था। ये सब अब भी बोर हो रहे हो गए ना कि क्या है यार, अब वही वही बातें आ रही हैं। What was an estate consisting of Lord's land and his mansion? अच्छा ये बढ़िया है। देखो क्या बोला जा रहा है, एक जो स्टेट होती थी जिसमें कि आपका कोई भी लॉर्ड है, जैसे कि अलग अलग टाइप के लॉर्ड हुआ करते थे किसी भी राजा के दरबार में, तो उनका जहाँ पे लैंड होता था और उनका वहाँ पे महल होता था। जैसे कि सपोज करो ये मैं राजा हूँ, है ना, इस राजा के अंदर बहुत सारे लॉर्ड्स हैं। इन सारे लॉर्ड्स के क्या होते थे ना, इन्होंने काफ़ी सारा लैंड ले लिया और यहाँ पे इन्होंने अपना एक किला बना दिया, तो ये पूरा एरिया इस लॉर्ड का हो गया। इसको बेसिकली बोला क्या जाता था? तो इसे बोला जाता था मेनर। क्लियर है? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला जाता था? मेनर बोला जाता था। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस कंप्लीट द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो कब खत्म हो गई? ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो ये आपकी फिनिश हो गई थी 1791 में, ठीक है ना। कब फिनिश हो गई थी? 1791, जब हमने टिथ को हटा दिया था ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर टू क्वालिफाई एज अ। समझना क्या बोल रहा है कि आपको अगर असेंबली का मेंबर बनना है तो उसको कोई ऐसे हाईएस्ट टैक्स पेयर के रूप में अपने आप को क्वालिफाई कराना होता था। तो उसे आप क्या बोलोगे भाई? इलेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो जो आपका मेंबर ऑफ असेंबली बनता था वो कौन बनता था? इलेक्टर। मैंने बताया था ना, इलेक्टर कितने लोग थे? 50,000 थे। फिर इन्हीं इलेक्टर में से वोटिंग करा के क्या बनते थे? आपके मेंबर ऑफ असेंबली बनाए जाते थे। बात समझ में आ गई है क्या? क्लैरिफाइड है? इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कई क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो क्या है यार ये, विच सिंबल एक्सप्रेस्ड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ इन फ्रांस। तो ये बात याद रखना, जो आपका जैसे लॉ है उसका पर्सोनिफिकेशन कौन से सिंबल के द्वारा किया जाता था? कानून का। तो ये किया जाता था आपका, एक विंग्ड वुमन होती थी, यानी कि एक पंख वाली महिला होती थी, उसके द्वारा इसको सिंबल के रूप में इसको एक्सप्रेस किया गया। अब मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ। तो ये जो आपका सेप्टर हुआ करता था, यहाँ पे क्या लिखा है? सेप्टर। इसे हिंदी में राजदंड बोलते हैं। बेसिकली ये एक छड़ी टाइप की होती है। और ये किसका सिंबल था? ये था सिंबल ऑफ रॉयल पावर। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी कि जो आपका राजशाही होती थी। देन आपका आई विद इन अ ट्राइंगल, ऐसा एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक आंख बनी हुई है। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इस पर मत जाना, आंख कैसी बना दी सर। आई अंडर अ ट्राइंगल का मतलब क्या होता था कि ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना। किसको भाई? नॉलेज को। तो जहां भी नॉलेज वाली बात दिखे वहां पे आप ये टिक करके आ जाना। देन आपको लॉ टेबल, लॉ टेबल का मतलब समझना क्या है। और बेसिकली ये आपका लॉ टेबल नहीं, टैबलेट होता है, ठीक है। लॉ टैबलेट में ऐसा आपको एक सिंबल दिखेगा, इसमें कुछ लॉ की बातें लिखी रहेंगी। और इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि लॉ इज सेम फॉर ऑल। लॉ इज सेम फॉर ऑल, इज सेम फॉर ऑल, यानी कि लॉ जो है वो सभी के लिए सेम होता है। ये बात इसमें आपको बताई गई किसके द्वारा? एक लॉ टैबलेट के द्वारा। अच्छा दो तीन और सिंबल हैं, इसमें लिखे नहीं गए बट वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका हो गया, एक ब्रोकन चेन आपको दिखाई जाएगी, यानी कि टूटी हुई जंजीर, ब्रोकन चेन। तो इस ब्रोकन चेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका अरे यार वेट अ सेकेंड। तो देखो ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि कोई अपना स्लेव से फ्री हो गया, ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसा गुलाम हो जो कि फ्री हो जाए। और ये फ्री होने के बाद क्या करता था? रेड टोपी पहन लेता था, तो इसे क्या, रेड कैप जो है ये पहन लिया करता था। नाउ एक और होता है आपका बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है ना। बंडल ऑफ रॉड का मतलब क्या होता है ये आप बता भी सकते हो खुद से गैस करके, कि एकता में शक्ति होती है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ठीक है। तो इसको ये लोग डिनोट करते थे बंडल ऑफ रॉड से। एक और आपका फाइनल है ब्लू वाइट रेड, ठीक है ना। क्या था? ब्लू वाइट रेड। तो ये ब्लू वाइट रेड किसका सिंबल था? ये सिंबल था नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। ब्लू वाइट रेड ये क्या थे? नेशनल
कलर्स ऑफ फ्रांस। क्लियर है? अब आप मुझे जरा ये बताओ, इंडिया का कोई नेशनल कलर है क्या? कमेंट करके बताना, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 40th क्वेश्चन देखो, द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस विच वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। ये देखो मैंने आपको इसीलिए अलग से कराया था, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, मर्सिलिस करके इसका नाम है। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 41 ऑन 20। अच्छा मुझे एक बात कमेंट करके बताओ, ये जो मार्शलिस था ये किसने लिखा था? मैंने आपको बताया हुआ है ये भी। अगले क्वेश्चन में देखो, ऑन 21 सितंबर 1792 द मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड अ। फ्रांस क्या बन गया था? बताइए फटाफट से, क्या बन गया था? ये आपका एक रिपब्लिक बन गया था, डेमोक्रेसी नहीं बना था। ध्यान देना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मैंने जब आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बहुत प्यारा वर्ड यूज किया था, इक्वलिटी फॉर ऑल, सब लोग यहाँ पे वोट देंगे। तो ये सब तो नहीं था, है ना, सब लोग वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन एक काइंड ऑफ ये क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। अब कम्युनिस्ट आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब अभी हम जैसे ही रशियन रिवॉल्यूशन के पहले सोशलिज्म की बात करेंगे, वहां पे आपका ये टपकती हैं तीन चीजें। एक होता है आपका सोशलिस्ट कौन से लोग होते हैं, रेडिकल कौन से लोग होते हैं, और आपकी कम्युनिस्ट कौन से लोग होते हैं। काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, थोड़ी देर बाद बात करेंगे उनकी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड फ्रॉम डैश वॉज रिफर्ड टू एज द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर कौन सा टाइम था? 1793 और 94 वाला। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 43 देखो, women of France were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to। यहाँ पे वुमेन ऑफ फ्रांस थी, वो इस बात से डिसअपॉइंट थी कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया, इन लोगों को क्या एक्टिव सिटीजन बनाया था? नहीं भाई। क्या एग्जीक्यूटिव बना दिया था? नहीं। इलेक्टर्स बनाया? नहीं। इनको पैसिव सिटीजन बना दिया था, यानी कि इनके पास वोट करने का कोई राइट ही नहीं था। इसलिए ये लोग क्या थी, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी वुमेन ऑफ फ्रांस। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 44। अब देखो सब कुछ आपको बिल्कुल मतलब स्मूथली दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। इसलिए मैंने आपको बहुत ही फास्ट वे में कल जो है थ्योरी पूरी बताई, और वो इतनी क्रिस्प है ना कि उससे ज्यादा क्रिस्प करके कोई बता नहीं सकता, और पूरा चैप्टर कवर्ड है वो, ठीक है। खैर, द वुमन इन फ्रांस विन द राइट टू वोट इन। तो वुमन ऑफ फ्रांस को जो फाइनली राइट टू वोट कौन से ईयर में मिला? तो ये मिला था 1946, हमारी आज़ादी से एक साल पहले, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45th क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन कि जो आपकी स्लेव ट्रेड है ये कब शुरू हुई? अब ये जो स्लेव ट्रेड है ना, जैसे ये लोग यहाँ 1794 के आगे चलते हैं, 1800s में एंटर करते हैं, तो स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से बताओ जरा, क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17th सेंचुरी, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं 1794 के आगे से ही यहाँ पे आपका जो स्लेव ट्रेड होनी स्टार्ट हो गई थी। क्लियर है? याद रखना 17th सेंचुरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 46 वाला देखो, व्हेन वॉज नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड एज एम्परर ऑफ फ्रांस। चलो भाई, अब ये नेपोलियन आ गया, 2 मिनट इसकी कहानी निपटा देते हैं, देन अपना आगे बढ़ते हैं। अभी ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, देन आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म। देखो यहाँ पे आपका ये 50 के बाद हम यहाँ पे बढ़ रहे होंगे अपना चैप्टर 2 पे, ठीक है ना। चैप्टर 2 के ऊपर बढ़ेंगे, इसके भी हम 50 क्वेश्चंस देख रहे होंगे। और चैप्टर 2 जो है ना यार, सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर यही है, सेकंड वाला, ठीक है। चलो यार, नेपोलियन की बातें करते हैं 2-4। देखो तो यार यहाँ पे ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये 1804 में, कौन सा ईयर आ गया? 1804 में ये अपने आप को राजा घोषित कर लेता है, यानी कि राजा के रूप में बैठ जाता है कहाँ पे? फ्रांस की गद्दी पे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। नाउ 1804 में जब ये बैठा तो इसे चैन नहीं मिला, ये आगे बढ़ता गया, यानी कि जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज थी ना, जितनी भी क्या थी यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको भी ये उनके ऊपर इन्वेड करता था, उनको जीत लेता था। लेकिन इसकी कई कुछ पॉलिसीज थी, जैसे कि ये क्या इसने क्या किया कि जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड वेट थे, क्या किया इसने, ये बात याद रखना, स्टैंडर्डाइज्ड वेट, यानी कि हर जगह एक ही टाइप का वेट यूज होगा। पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप के वेट्स होते थे, तो वेट्स को कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज करने का काम किसने किया? नेपोलियन ने किया। दूसरी बात इसने क्या की यहाँ पे कि डेसिमल सिस्टम पे इसने काम करना स्टार्ट किया, यानी कि इसने कहा जो भी वेट वगैरह है वो सब किस पे होगा काउंट, अब आपका डेसिमल सिस्टम पे ही करो, यानी कि एक तरीके से पूरा हर जगह डेसिमल सिस्टम को इसने कर दिया। तो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें आ रही थी, यानी कि लिबरेट कर देता था, और कई जगह आक्रमण किया तो वहाँ पे जो भी फैमिलीज होती थी उनको हरा करके बोलता था कि अब तुम यहाँ पे राज करो, लेकिन राज मेरा चलेगा, बट तुम यहाँ पे एक नॉमिनी किंग बन के यहाँ पे अपना राज कर सकते हो, ठीक है। उनको ही बैठा देता था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, अच्छा इसने एक और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का
एक्ट भी निकाला था कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका भी यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कोई भी छीन के ले जाए, है ना, क्योंकि लूटपाट भी हो सकती है। तो ये काम भी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि यार ये इसको पहले स्टार्टिंग में देखा जाता था एज अ लिबरेटर कि भाई ये सबको आज़ादी दिलाएगा। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि हर जगह जाके आक्रमण करने लग गया, तो इसको एज अ इन्वेडर ज़्यादा देखा जाने लगा कि ये तो एक आक्रमण करता है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फिर फाइनली इसे किसी भी वॉर में डिफीट नहीं मिली, फाइनल इसे एक डिफीट मिली 1815 में। कौन से वाले वॉर में? तो वॉर ऑफ वाटरलू, या फिर बैटल ऑफ वाटरलू भी बोल सकते हो, वाटरलू, ठीक है ना। इसमें ये क्या हुआ, इसे हार भी मिली और ये मर भी गया, ठीक है ना। तो 1815 में जो है इसकी भी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो मॉडर्न लॉज वगैरह थे उनको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने का काम इस नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। बात इतनी सी क्लियर हो गई। ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी, और इवन आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था कंप्लीटली फिनिश्ड, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमने इतनी सारी जो कहानी थी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्यों पढ़ी? इसके पीछे ना सिर्फ दो रीज़न है इस पूरी कहानी को पढ़ने के पीछे। दो रीज़न कौन कौन से हैं? पहला रीज़न ये कि हमें इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, अभी भी आप अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो क्या दिया गया है कि हम क्या है, लिबर्टी है हमारे पास, ठीक है। लिबर्टी का जो आइडिया था और जो आपका डेमोक्रेटिक राइट्स थे, ठीक है ना, जो आपके क्या थे, डेमोक्रेटिक राइट्स, कि सभी को जो है इक्वल यहाँ पे देखो सभी को यहाँ पे इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। इन्होंने क्या कहा था, देखो पहले एलाइट को एक वोट पहली क्लास का, एक वोट दूसरी क्लास का, एक तीसरी का। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, भाई इक्वल वोट दो ना, हर एक मेंबर को एक एक वोट दो, हर मेंबर को यहाँ पे अपना इलेक्शन वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं उसी से वोट दिलवाओगे। तो धीमे धीमे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी है, वो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया में देखने को मिला। और आने वाले टाइम में जो आपका 19th सेंचुरी थी, पूरे विश्व भर में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो दो आइडियाज़ थे ये फैल जाते हैं और ये इवन इंडिया तक भी आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यही है, यहाँ पे हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा कि इंडिया में यहाँ पे दो लोग थे, एक तो थे टीपू सुल्तान, ठीक है ना। कौन थे? एक थे उस टाइम पे टीपू सुल्तान, दूसरे थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों ने जो है यहाँ पर इन दोनों ने ये जो आइडियाज़ वहाँ से निकले इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और इनको आने वाले टाइम का जो, जैसे इंडिया को भी, अब इंडिया में भी आपका कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ है कि एक सोवरेन नेशन बने, ठीक है ना। क्या बने? आपका सोवरेन नेशन बने। तो बेसिकली आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही इन दोनों लोगों ने वहाँ से ये इंडिया में लेके आए और धीमे धीमे पूरी इंडिया में फिर ये आइडियोलॉजी फैली। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है आपका, कहाँ चला गया यार? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट कब बना राजा? तो 1804 में बना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 डैश वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप अगेन आपका नेपोलियन को ही माना जाता था। मैंने आपको बताया भी, इसको लिबरेटर या फिर मॉडर्नाइजर भी जानते हैं क्योंकि इसने कई मॉडर्न जो एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48 इन द ईयर डैश नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड। तो 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। अगले क्वेश्चन पे आओ। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ। तो किसको एबॉलिश यहाँ पे कर दिया गया था 1789 में? जैसे ही जो बेस्टिल, यहाँ पे बेस्टिल को एक तरीके से गिरा दिया गया था, बेस्टिल का जो किला था या फिर जो जेल थी, उसके बाद किस चीज़ का एबॉलिशन हुआ? लीडरशिप का एबॉलिशन हुआ, सेंसरशिप का एबॉलिशन हुआ, इन्वेडिंग फोर्सेस का हुआ, या फिर स्लेवरी का हुआ? बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। पता भी तो चले कि आप लोगों ने आखिर क्या सुना, क्या सुन के समझा चीज़ों को, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, कल ही बताऊंगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नेम द टू इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। तो मैंने आपको बताया है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों ने जो है यहाँ पे जो आइडियाज़ आ रहे थे रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से, उनको रिस्पॉन्ड किया, उनको कैरी फॉरवर्ड किया इंडिया में। एक आइडियोलॉजी बनाई कि हमें भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए और हमारे पास भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक लिबर्टी होनी चाहिए अपनी बात बोलने की, अपना रिलीजन को फॉलो करने की, अपने कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करने की। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सारा का सारा? ये था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अंत। आई होप आपको यहाँ पे हर चीज़ क्लैरिफाइड हो गई होगी। अब मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इस चैप्टर से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया तो छूटेगा नहीं, ठीक है। एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले वाले चैप्टर पे आते हैं। खैर क्वेश्चन तो क्या ही है, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। अब ये जो आपका चैप्टर है, तो भाई चैप्टर 2 का नाम है आपका सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप।
एंड आपका इसी के साथ में आता है आगे चल के रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन। अब हमें ये दो चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़नी है। इसके ऊपर अगेन हम यहाँ पे 50 एमसीक्यूज कर रहे होंगे, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है। नाउ सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक निकल के आते हैं, तीन चीज़ें या फिर आप कहो तीन कंसेप्ट निकल के आते हैं सोशलिज्म का, रेडिकलिज्म का, कि ये रेडिकल्स कौन से लोग होते थे, और फिर आपके फाइनल होते हैं क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट लोग। ठीक है। कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिज्म है क्या, समझते हैं इन सारी चीज़ों को। एंड तो बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अच्छा, एक चीज़ समझना आप कि हमने यहाँ पे आपको मैंने ऊपर क्या बताया कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा किस वजह से, क्योंकि वहाँ से हमें दो आइडिया मिले। एक तो हमें यहाँ पे जो लिबरल टाइप का आइडियाज़ थे वो मिले, और दूसरे हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रशियन रिवॉल्यूशन की, तो पता है मैं रशियन रिवॉल्यूशन ने क्या दिया? रशियन रिवॉल्यूशन ने दिया सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। आपने अपना प्रियम्बल पढ़ा है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें डेमोक्रेसी के बारे में बात है, उसमें हमारे लिबरल होने की बात है, सोशलिस्ट होने की बात है। ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं ना यार, वो एक दिन में नहीं टपके थे। ये सारे आइडियाज़ इन किसी ना किसी रिवॉल्यूशन से निकले हैं। तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया है, या सोशलिस्ट है, या फिर आपका सोशलिज्म का बेसिकली आइडिया है, ये निकला है रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। इसलिए हमें पढ़ना पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन। अब बात समझ में आ रही है हम हिस्ट्री में पढ़ते क्यों हैं? आपको रीज़न पता होना चाहिए यार हर चीज़ का, कि हम ये पढ़ रहे हैं तो आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं कि गधे के ऊपर बोझा टांग दिया और वो आगे चला चला जा रहा है, उसे नहीं पता क्यों टांग दिया मेरे ऊपर बोझा, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं यार। देखो, आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस जो है आपका देखो क्या हुआ आपका, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद में सडन पहले क्या हुआ करता था कि चर्च लोग यहाँ पे अपना अलग से टैक्स ले रहे हैं, यानी कि जो एक तरीके से मोनार्क लोग, राजा लोग राज करते थे, चर्चेस का राज होता था। आपका जो स्टेट 1 और 2 वाले होते थे वो बहुत सुपीरियर समझते थे, नोबल मैन होते थे। लेकिन सडन क्या हुआ यहाँ पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये ऑब्जर्व किया गया पूरे यूरोप में कि यहाँ पे यार सडन से पावर चेंज कर दी इन्होंने, जो कॉमन लोग थे वही अपना रूल करने लग गए। इवन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिपब्लिक का फॉर्मेट था पूरे के पूरे देश में, वो बनने लग गया, है ना। तो पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा होने लग गई। इवन ये जो आपका यूरोप था, यूरोप में तो इसकी चर्चा हो ही रही थी, इवन एशिया में तक ये आपकी बात आ गई। आपने देखा राजा राम मोहन राय हो गए, या फिर टीपू सुल्तान हो गए, या फिर एक और नाम है डिराजियो। ठीक है, ये था ब्रिटिशर ही, लेकिन इंडिया के बारे में इसने काफ़ी कुछ लेख लिखे हैं। तो ये सब लोग जो है यहाँ पे बात करने लग गए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, वहाँ से आइडियोलॉजी निकल के आ गई कि इंडिविजुअल राइट है लोगों के पास। पहले ये हर जगह था, आप ये देख रहे हो ना कि ये इंडिविजुअल राइट लोगों के पास होते नहीं थे, गरीब लोगों का बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। पूरे यूरोप क्या, पूरे विश्व भर में ऐसा ही होता था। लेकिन लोगों ने देखा, अरे यार इन लोगों ने तो इंडिविजुअल राइट लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमीर के पास पैसा है तो उसी के पास राइट्स हैं। ये तो सबके पास डेमोक्रेटिक राइट हैं, ये सब लोग लिबरल हो गए हैं। तो ये सब पूरी जब आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में घूमने लग गई ना, तो क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे, जो सोसाइटीज़ थी पूरे वर्ल्ड में, इवन यूरोप में इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि जहाँ पे आग लगी है उसके बगल में ही गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। तो जब यूरोप की एक यहाँ फ्रांस में यहाँ पे आपका ये चेंजेस आने लग गए, तो पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो सोसाइटी थी वो ट्रांसफॉर्म होने लग गई। लोग अलग तरीके से सोचने लगे कि भाई इंडिविजुअल राइट्स आ रहे हैं, हमारे पास भी कुछ राइट है, यानी कि अगर ये हमारी कंट्री है तो हमारे पास भी कुछ राइट होने चाहिए, हम भी लिबरल हैं। तो ऐसे कर करके पूरी सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोगों की यहाँ पे अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट करने लगे वो लोग। क्योंकि आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, अलग अलग क्लब्स भी फॉर्म हो गए थे। तो यहाँ पे अलग अलग क्लब हो गए, या फिर लोग मीटिंग्स करने लग गए कि ऐसी बात वैसी बात। तो यहाँ पे मेनली तीन तरीके की आइडियोलॉजी देखने को मिली, और यहाँ पे ये तीनों में से थे आपके, कुछ थे लिबरल लोग जो कि लिबरल आइडियोलॉजी के लोग थे, कुछ थे रेडिकल आइडियोलॉजी के लोग, और कुछ थे आपके यहाँ पे कंजर्वेटिव्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव्स। पहले सबसे पहले जो आपकी सोसाइटी थी वो कितने तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। इसके बाद में आपका आएगा कम्युनलिज्म और आपका सोशलिज्म। ठीक है, पहले ये समझना है ये जो आइडियोलॉजीज बनी सोसाइटी में, ये लोग क्या बोल रहे थे, ये लोग क्या बोल रहे थे और ये लोग क्या बोल रहे थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो,
सबसे पहले उस टाइम पे जो यूरोप हुआ करता था, जो उस टाइम पे क्या था, आपका यूरोप था, वो कई सारे कंट्रीज़ में बँटा हुआ था, ठीक है? तो उसमें क्या था यार, रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिवीज़न था। जैसे कि अगर हम बात करें क्रिश्चियन रिलीजन की, तो उसमें भी क्रिश्चियनिटी में यार बहुत सारे लोग थे। जैसे कि जो आपके ब्रिटेन के लोग थे, कौन थे भाई? ब्रिटेन वाले। ये बोलते थे कि इंग्लैंड में जो चर्च है ना, हम तो उसको मानेंगे, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रिया वालों की, ठीक है ना? कौन हो गए भई आपके? ऑस्ट्रिया वाले, ऑस्ट्रिया वाले और आपके स्पेन वाले। ये क्या बोलते थे कि हम तो कैथोलिक चर्च को मानेंगे, है ना? तो मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं रिलीजन के बेसिस पे ही लड़ाई थी। तो ये कहते थे कि हम सुपीरियर हैं, ये कहते थे हम सुपीरियर हैं। तो यहाँ पे एक विचारधारा उत्पन्न होती है लिबरल्स की। ये लिबरल्स लोगों ने यहाँ पे क्या बोलना स्टार्ट किया कि यहाँ पे जो भी कोई नेशन है, जैसे कि सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर देश है, नेशन है, तो उसमें कोई भी रिलीजन हो, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। यानी कि एक देश कैसा होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का देश है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो वहाँ पे एक जो आपका मुस्लिम धर्म है वही देखा जाता है, वही वहाँ का एक नेशनल रिलीजन बना दिया गया है। बट लिबरल्स क्या बोलते थे, किसी भी देश का ऐसा रिलीजन होना चाहिए जो कैसा हो, जो जो रिलीजन को फॉलो करना चाहे कोई भी पर्सन उसको फॉलो कर पाए। पहली आइडियोलॉजी इन लोगों की, ठीक है। दूसरी आइडियोलॉजी इन लोगों की क्या थी? अच्छा, ये जो मैं आइडियोलॉजीज के पॉइंट बना रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा का सीधा उठा के पूछ लेगा लिबरल की कौन सी आइडियोलॉजी नहीं थी, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन यही रहेंगे और चौथा कोई भी दे देगा, रेडिकल वाला उठा के डाल देगा, ठीक है। देखो अब दूसरा पॉइंट क्या था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स होते थे, डायनेस्टिक रूलर, तो बेसिकली आपको पता है पहले हर जगह राजा रानी हुआ करते थे, इंग्लैंड में भी राजा रानी थे, अभी भी रानी है वहाँ। तो इन लोगों ने क्या कहा कि डायनेस्टिक रूलर्स को अपोज किया इन्होंने, ठीक है, अपोज्ड डायनेस्टिक रूलर्स। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई भतीजावाद ना हो, यहाँ पे राजा का बेटा फिर राजा बन गया, फिर राजा बन गया, फिर राजा बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक काइंड ऑफ आपका क्या हो, एक असेंबली फॉर्म होनी चाहिए जहाँ पे लोग अपने वोट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है यहाँ पे कि ये लोग डेमोक्रेट नहीं थे, ठीक है ना। क्या थे ये? आपके डेमोक्रेट नहीं थे। तो याद रखना, लिबरल्स लोग डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी के पास में अपना एक लीडर इलेक्ट करने का अधिकार होता है। यानी कि ये लोग किसको मानते हैं डेमोक्रेट लोग? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को। और ये मैं आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की क्लास में समझा चुका हूँ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती क्या है, ठीक है। यानी कि हर किसी के पास एक वोट देने का अधिकार हो। बट ये लोग क्या बोलते थे ना, जो लिबरल्स लोग थे, ये बोलते थे कि जो जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी है, उन लोगों के पास में ही वोट देने का राइट होना चाहिए, और इवन जो वुमन है, इनके पास वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हो, लिबरल लोग ये तो चलो ठीक है कि भाई एक नेशन हो जहाँ पे सारे रिलीजन को फॉलो करो, डायनेस्टिक रूलर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग डेमोक्रेट भी नहीं थे पूरे तरीके से। बोलते थे कि वोट करने का अधिकार तो बस प्रॉपर्टी वालों के पास होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ इनकी एक अलग थी, ठीक है। ये इनकी आइडियोलॉजी याद रखना। और बाकी के इसमें और भी पॉइंट है, जैसे कि थर्ड में ये क्या बोलते थे कि यहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल राइट होते हैं, यानी कि हर किसी के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिक्योर होने चाहिए। इंडिविजुअल, ठीक है, ये लिख लेना। राइट ऑफ इंडिविजुअल क्या हो, ऐसा ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट आके इनको प्रताड़ित कर दे, इनके कुछ अधिकार हों किसी भी सरकार के खिलाफ। जैसा कि आज के टाइम भी आप देखते हो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो इस बात की ये लोग वकालत किया करते थे। फिर इन्होंने कहा कि किसी भी देश में क्या होना चाहिए, एक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब इनकी कुछ आइडियोलॉजीज थी। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो रहा होगा। इन्होंने कहा कि और हाँ, कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। कैसी हो? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। क्लियर है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। लेकिन ये लोग कैसे नहीं थे? डेमोक्रेट नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं वही अपना वोट करें और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बना पाएं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज पाएं, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, ये जिनके पास प्रॉपर्टी है, और उनको पार्लियामेंट में छोड़ दें। तो यानी कि लिबरल लोग कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे जिनके पास में कहीं ना कहीं जो पैसा था, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सोसाइटी में 3 यहाँ पे आपके जो आइडियोलॉजीज थी फॉर्म हो गई थी। लिबरल वाली आपको आइडियोलॉजी आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ बात करते हैं रेडिकल वालों की। रेडिकल वालों की ये जो आइडियोलॉजी थी ना, रेडिकल्स की, वो थोड़ी सी यार अलग थी, इनसे बिल्कुल हटके थी। ये लोग क्या बोलते थे कि जो हमारा कोई भी पर्टिकुलर देश है या फिर कोई नेशन फॉर्म हो रहा है, तो वो ऐसा होना चाहिए नेशन की गवर्नमेंट जो कि इस नेशन के मेजॉरिटी के लोगों के इंटरेस्ट पे बनी हो। समझना डिफरेंस क्या है। वो लोग बोल रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी है वो लोग इलेक्ट करो, गवर्नमेंट बनाओ। ये लोग बोलते थे कि हर किसी को इलेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और मेजॉरिटी जिसको वोट करे वो गवर्नमेंट बननी चाहिए। इवन ये लोग जो वुमन का वोट करने का राइट था, वोट ऑफ वुमन,
इसको भी ये लोग सपोर्ट करते थे। ये लोग कहते थे अगर वुमेन भी है तो उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो देख रहे हो रेडिकल लोगों की आइडियोलॉजी ये थी। और इवन जब वुमेन का वुमेन लोगों ने ना काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया, आपको मैंने बताया भी था वोटिंग के लिए, तो उस मूवमेंट को बोला गया था सफरेज मूवमेंट, ठीक है ना। सफरेज मूवमेंट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफरेज मूवमेंट किससे रिलेटेड था, तो वोटिंग राइट ऑफ वुमेन से रिलेटेड था। तो इन लोगों ने इसको भी सपोर्ट किया, रेडिकल्स ने। इन्होंने कहा हाँ भाई वुमेन को भी वोट देने दो, क्योंकि जब मेजोरिटी वोट करेगी तभी तो एक अच्छी गवर्नमेंट बन के आ पाएगी, ठीक है। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। अब इसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि ये लोग जो इन्होंने कहा जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, या फिर पहले से इन्होंने काफ़ी बढ़िया फैक्ट्री एक्ट्री बना ली है, लैंड ओनर्स हो गए, इनको ये लोग अपोज करते थे। इनका मानना था कि जो पूरी की ये अपोज करने का मतलब क्या था इनका, इनका मतलब ये नहीं था कि आप इनको क्या करो कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दो। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा ऐसा मत करो कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म ही कर दो। इसका मतलब, जब भी मैं आपसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलता हूं ना, इसका मतलब क्या होता है, सरकारी संपत्ति का मतलब होता है कि हर चीज़ आपकी सरकार के पास है। तो इन्होंने कहा ऐसा भी नहीं कह रहे हम कि आप पूरा हर चीज़ सरकार के पास ही कर दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कुछ पर्क्स इनको अलग से दे दो, या फिर आप इनको क्या करो कि क्या बोलते हैं यार उसको, अलग से आप इनको कुछ राइट्स दे दो। जैसे कि वोटिंग वाले राइट लिबरल्स ने बोला कि वेल्दी लोगों के पास होने चाहिए, या फिर आपके जो प्रॉपर्टी है जिनके पास, उनके पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टी भले रखो, लेकिन ऐसा ना करो कि आप अलग से राइट दे दो या कुछ भी कर दो। दूसरी बात इन्होंने कही कि ऐसा भी ना हो कि पूरे देश में अगर 100 लोग हैं तो यहाँ पे बस 5 लोगों के पास में देश का सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, लोगों के पास भी अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ इन्होंने कही यहाँ पे किन लोगों ने, लिबरल्स ने। क्लियर है। तो ये यहाँ पे पूरी बात हो गई आपकी, सॉरी ये बात थी रेडिकल्स की, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे। ये कहानी तो सर क्लियर हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंजर्वेटिव्स। ये कंजर्वेटिव्स लोग क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव्स, वेटिव्स, समझते हैं इसको। देखो, तो इन लोगों का कहना क्या था कि भाई जो भी चेंज आपको लेके आना है वो आप लेके आओ, लेकिन वो चेंज कैसा होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या है, जो भी आप ये चीज़ें चेंज करने लग रहे हो, पहले का पैटर्न अलग था। यानी कि पहले जो भी राजा लोग राज करते थे, मोनार्क होते थे, नोबिलिटी होती थी। जो भी लिबरल्स थे या फिर आपके जो रेडिकल थे, वो कह रहे थे कि पुरानी व्यवस्था को पूरा चेंज कर दो। लेकिन कंजर्वेटिव का मतलब ही क्या होता है कि इनकी विचारधारा होती ही पुरानी है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अब इन्होंने कहा यार जो चेंज हो रहा है यहाँ पे धीमे धीमे, वो चेंज तो इनएविटेबल है, यानी कि चेंज तो कैसे ना कैसे होके ही रहेगा, इनएविटेबल है। बट अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भी चेंज आ रहा है इसको धीमे धीमे लेके आओ, स्लोली लेके आओ, बस यही इनका कहना था। बाकी और किसी चीज़ से इनको यहाँ पे कोई मतलब था। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी रिवॉल्यूशंस हुए ना आगे चल के, उस रिवॉल्यूशन में ये कंजर्वेटिव लोगों का ज़्यादा लेना देना था नहीं, क्योंकि इनने कहा जो चल रहा है उसे चलने दो, जो चेंज हो रहा है वो धीमे धीमे लेके आओ, ज़्यादा उसे फास्ट लेके आने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली इनका बस ये छोटी मोटी बातें थी। अब ये सब सिनारियो हो गया अपना। अब क्या हुआ यहाँ पे, धीमे धीमे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आने लग गया था, क्योंकि 1800 के बाद में क्या हुआ, 1800 प्लस का जो भी टाइम था उसमें इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका स्टार्ट हो गया था। अब इन ये जो इंडस्ट्रीज इस टाइम पे लग रही थी, यानी कि जितने भी आपकी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, ये चला कौन रहा था पता है, ये जो लिबरल्स थे और जो आपके यहाँ पर रेडिकल्स थे, इन्हीं दोनों की हुआ करती थी। मैंने आपको बताया लिबरल लोगों ने क्या कहा, जिनके पास में प्रॉपर्टी है उन लोगों को ही वोट देने दो, यानी काइंड ऑफ जो भी ज़्यादातर लोग थे लिबरल, वो कैसे थे, प्रॉपर्टी वाले थे। रेडिकल लोगों ने भी क्या कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी दो, बस ये ऐसा ना हो कि थोड़ी ही कुछ लोगों में यहाँ पे प्रॉपर्टी सिमट के रह जाए। तो बेसिकली जो रेडिकल लोग थे ना, इनके पास प्रॉपर्टी तो थी ये, बट थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी थी। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं ना, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अपना पर्सनल हित जो है वो भी छुपा हुआ है थोड़ा सा परसेंटेज का ही सही, लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो थी वो ये लोग ओन करते थे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि पहले से जो चला आ रहा है भाई, जो भी सामंतवाद चला आ रहा है, इसको खत्म करना है, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई कुछ ही लोगों के पास पावर रहे और वो लोग यहाँ पे लोगों की जो बेसिक और भी लोगों की बात है वो बाहर ही ना आने दे, है ना। ये चीज़ है। इन्होंने कहा कि जो पुअर लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, अगर उन लोगों को यहाँ पे फ्रीडम दे दिया जाए तो वो लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, लेबर वगैरह करेंगे और अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप देखोगे रेडिकल लोग भी कहीं ना कहीं छोटे ही लोग थे और धीमे धीमे मेहनत करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ों की इन्होंने यहाँ पे डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, और यहीं से कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंजेस आने भी स्टार्ट हो गए। क्लियर है यहाँ तक?
तो इन्होंने बस यही कहा कि यहाँ पे जो भी मोनार्क हैं उनको कैसे भी करके हटाओ और जो एरिस्टोक्रेसी है इसको ख़त्म करो, लोगों को राइट दो और लोगों को उनको फ्रीडम दो लोगों का, ताकि लोग जो है आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसी को लेकर के अलग अलग जगह जो है रिवॉल्यूशंस होने स्टार्ट हो गए, लोग यहाँ पे रैलियां करने लगे, मैन वुमन और जो नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है ना, जो आपके क्या थे, देशभक्त लोग थे, नेशनलिस्ट थे, वो लोग मिलकर भी यहाँ पे क्या करने लग गए, रिवॉल्यूशंस करने लग गए। ठीक है ना, क्योंकि पूरे यूरोप में जो है आपका 1815 पे अब हम आ चुके हैं। ईयर कौन सा, 1815। इसमें क्या हुआ, पूरे यूरोप भर में अलग अलग जगह रेवोल्यूशंस होने स्टार्ट हो गए। जो नेशनलिस्ट लोग थे, लिबरल लोग थे और जो आपके रेडिकल लोग थे। यहाँ पे जो आपके कंजर्वेटिव थे उन्होंने नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि उनको आपको आपने देखे उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, मतलब कुछ खास थी नहीं उनकी आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे इन तीन लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हर जगह रिवॉल्यूशंस करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बेसिकली जो राजा थे वो किन किन जगह थे 1815 के टाइम पे, तो देख लो यहाँ पे। एक तो आपका फ्रांस की तो हमने कहानी देख ही ली, देन आपका इटली हो गया, ठीक है ना, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया। इटली, जर्मनी, रशिया, फ्रांस की कहानी हम खत्म कर चुके हैं। अब ये जो इटली था, इटली में भी यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए और 1815 के बाद यहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, ग्युसेप मैजिनी। ठीक है ना, याद रखना नाम क्या है, ग्युसेप मैजिनी। ये कहाँ का था, इटली का था। और इसने 1815 के बाद क्या किया भाई, कि मोनार्क जो था यहाँ का, यानी कि यहाँ का जो राजा था, उसको ओवरथ्रो करने की यहाँ पे एक साजिश बनाई और उसको ओवरथ्रो कर भी दिया। ठीक है, और जगह जगह फिर इसकी बात भी फैल गई, इंडिया में भी फैल गई कि भाई इटली में भी ऐसा हो गया है कि वहाँ पे राजा का तख्ता पलट कर दिया गया। तो याद रखना, गुसेप मजीनी कहाँ का था, इटली का था, नेशनलिस्ट था ये, यानी कि एक देशभक्त था। तो ये है, ठीक है, इसने रिवॉल्यूशन वगैरह करे वहाँ पे और फिर मोनार्की की यहाँ पे शक्ति को इसने ख़त्म किया। बेसिकली जो भी अचीवमेंट था इसके गोल का कि मोनार्क को हटाओ और सामंतवाद की जो प्रथा है उसको हटाओ, तो इन्होंने हटाया इसको। ठीक है, याद रहेगा कौन सा ईयर, 1815। क्लियर है, चलिए नाउ यहाँ पे अब हम इस कहानी पे थोड़ा सा स्टॉपेज लगाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे आपने क्या चीज़ें समझी वो भी क्लैरिफाइड हो जाएगा, है ना। चलो, अब देखो, जब मैं आपको थ्योरी समझा चुका हूं तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ही करने हैं। देखो, कौन सा ग्रुप ऐसा था जो कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज के अगेंस्ट था, यानी कि वो नहीं चाहता था कोई भी पॉलिटिकल या सोशल चेंज हो अपने कोई भी कंट्री में। तो ये किसका ग्रुप हुआ करता था, ये हुआ करता था कंजर्वेटिव्स का। ये क्या बोलते थे, यार नहीं करो, जो भी चेंजमेंट इसकी जरूरत ही नहीं है, जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं चलने दो ना, प्रॉब्लम ही क्या है। ठीक है, तो ये लोग थे। बाकी नेशनलिस्ट थे, लिबरल थे, रेडिकल थे, ये क्या बोलते थे, चेंज तो आएगा। तीनों का एक ही, अगर हम कॉमन चीज की बात करें तो तीनों यही बोलते थे कि भाई चेंज आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सडनली इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज द एरिस्टोक्रेसी। देन आपका आ जाता है अगला ऑप्शन यहाँ पे कि नॉट एवरीवन वांटेड अ कंप्लीट चेंज ऑफ सोसाइटी, सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज, अदर वांटेड अ कंप्लीट चेंज, या फिर आपका ऑल। राइट आंसर बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। और हर बार आप लोग ऑल को देख करके उसकी तरफ ना खिंच जाया करो। मैंने कल वाले में भी इसलिए कई जगह एक दो ऑप्शन डाले थे कि भाई ऑल भी डाला था, लेकिन वहाँ पे आंसर आपका ऑल नहीं है। तो हमेशा याद रखना, हर जगह ऑल दिखे तो उसकी तरफ मत मैग्नेट की तरह चिपक जाया करो। ठीक है, तो देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यूरोप के बारे में। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका था, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद देखा गया तो हमें एक तरीके से पॉसिबल लगने लगा। क्या क्या पॉसिबल लगने लगा बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। चलो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए तो सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, है ना। कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो एरिस्टोक्रेसी में चेंज था वो भी पॉसिबल लगने लगा। हर किसी को यहाँ पे कंप्लीट चेंज नहीं चाहिए था, जो कि आपके कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, देन आपका कुछ लोग जो है ग्रेजुअल चेंज चाहते थे, अगेन वो कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे, और अदर जो है कंप्लीट चेंज चाहते थे, जैसे कि रेडिकल लोग थे। ठीक है, देन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है इतनी सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड एरिस्टोक्रेसी अनपॉपुलर इन रशिया। तो ये मैं आपको अभी आगे थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, देन ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वाई वर द लिबरल्स नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेट। लिबरल्स जो है डेमोक्रेट क्यों नहीं कंसिडर किए जाते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, या फिर दे फेल्ट ओनली मैन हैज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव अ राइट टू वोट, या फिर वुमन शुड नॉट हैव अ राइट टू वोट।
ये टी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें ये लोग मानते थे। इन लोगों ने कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में कोई विश्वास नहीं था। इन्होंने कहा कि बस मैन ऑफ प्रॉपर्टी के पास में राइट टू वोट होना चाहिए और जो वुमेन है उनके पास में राइट टू वोट नहीं होगा। तो इस वजह से इनको हम लिबरल्स को डेमोक्रेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट क्या होता है, वो कहता है कि भाई सबको जो है राइट टू वोट होना चाहिए, एक आदमी तो एक वोट, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वॉट काइंड ऑफ रिजल्ट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड इन यूरोप। तो जैसे आप देख रहे हो कि आपका यूरोप में अलग अलग टाइप अभी पॉलिटिकल ट्रेंड जो है वो बदलने लग गया था। रेडिकल लोग अपनी बातें रखने लग गए थे, लिबरल्स लोग रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं चेंजमेंट आ रहा था। तो ये किस तरीके से आपका रिजल्ट में दिखा, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। मैंने कहा था ना आपसे अभी कि इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि आपका लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों की ही यहाँ पे हुआ करती थी, किसी की छोटी किसी की बड़ी। नई नई सिटीज़ आने लग गई, करेक्ट बात है। रेलवेज एक्सपेंड कर रही थी, सही बात है, रेलवेज बढ़ने लग गई, तभी तो जो कम्युनिकेशन था वो धीमे धीमे सब में बढ़ने लग गया था। यहाँ की खबर वहाँ पहुँच जा रही है क्योंकि आदमी वहाँ पहुँच जाता है, या फिर धीमे धीमे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाने लग गई। किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू। आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। तो ये सारी ही बातें सही हैं कि जो न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड था, इसकी वजह से आपका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, नई सिटीज़ आ गई और आपका रेलवेज एक्सपेंड कर गई। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ, हु कंस्पायर्ड इन इटली टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन। इटली में रिवॉल्यूशन के लिए किसने कंस्पायर किया था, तो ये कौन था, गिसेप मैज़िनी था। क्लियर। अब ईयर मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है, हाँ ठीक है यार। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है उसकी मैं आपको कुछ और थ्योरी बताऊंगा। अब आपका रशियन रिवॉल्यूशन पे हमें मूव ऑन करना है सीधा, ठीक है। सोशलिज्म हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रशियन रिवॉल्यूशन, कैसे क्या इसमें चीज़ें हुई, क्या इवेंट्स हुए, और इसके हम क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है, अगले वाली क्लास में। और हो सकता है कि मैं आपको आज सोशल साइंस की कोई एक और क्लास दूँ, थ्योरी वाली, इकोनॉमिक्स या किसी की भी हो सकती है। एक बार देखता हूँ, अगर टाइम मिलता है तो इवनिंग तक भी आपको क्लास मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहीं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, ठीक है। तो एंड करता हूँ सेशन को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगता है तो चीज़ों को आप क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार, रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, उस तरीके से। तो एंड करता हूँ फिलहाल सेशन को यहीं पे। अभी रात का 2 AM हो रहा है एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने। आप लोग अब अच्छे से पढ़ाई करना। खैर ये तो आप रिकॉर्डिंग सुबह ही देखोगे। अच्छे से पढ़ाई करो यार, ठीक है। और एनसीईआरटी की थ्योरी वगैरह भी पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।